नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। विधानसभा में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक, नर्सिंग स्टाफ के रुके वेतन को 24 घंटे के अंदर देने के आदेश, आयुष मंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता। देहरादून में शराबी पति को पत्नी ने उतारा मौत के घाट, गला घोटने के बाद पति की लाश को फंदे पर लटकाया, कातिल पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सितारगंज में निजी स्कूलों की मनमानी पर भड़के अभिभावक, कोरोना काल में फीस माफी की मांग तेज, आंखों में पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। नैनीताल में 4 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन, काला फीता लगाकर वेतन कटौती का किया विरोध, शासन के खिलाफ डॉक्टर लामबंद। केदारनाथ की तर्ज पर तुंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर में कटप्पा पत्थर लगाने का काम तेज, पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश में सरकार। रामनगर में सजा तितलियों का संसार, 1 से 15 सितंबर तक चलने वाले तितली त्योहार का आगाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री ने आयुष विभाग के कर्मचारी की समस्याओं के समाधान और कुछ माह से रुके हुए नर्सिंग स्टाफ के वेतन को 24 घंटे के अंदर देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासकीय दक्षता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक निदेशालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, मिनिस्ट्रियल संवर्ग को एकल संवर्ग में बदलने के लिए नियमावली लाने की सहमति बनी। आयुर्वेदिक विभाग में कार्मिकों के पेंशन इत्यादि की समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव लाने पर भी सहमति बनी है। पत्रकारों से बातचीत में आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का कार्य केवल डिग्री देना नहीं है, बल्कि शोध और विकास के काम भी करना है। 30 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई थी और पिछले 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिल पाया था। आज हमने ये निर्णय लिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर उनको वेतन निर्गत किया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी में वो तमाम नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी दे रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लिपिक के त्रुटि के कारण अब तक उनका वेतन निर्गत नहीं किया गया। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और 24 घंटे के अंदर उनका वेतन निर्गत करने का निर्णय आज लिया गया है। और आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन ने अपने कैंप कार्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला विकास प्राधिकरण चमोली की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 65 लाख का बजट अनुमोदित किया। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से अधिक ढलान वाले स्थान में लोगों की मांग पर 30 वर्ग मीटर के निर्माण कार्य, 1 मंजिला मकान हेतु जिसकी ऊंचाई करीब 3.5 मीटर तक की सतुति सहित बोर्ड के माध्यम से शासन को भेजने का फैसला लिया। जबकि थराली में सब कार्यालय खोलने के लिए सर्वसहमति से शासन को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया। नैनीताल के तल्लीताल स्थित गांधी पार्क में आज उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की 25वीं गोलीकांड वर्षी मनाई गई। राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। राज्य आंदोलनकारी रहे गिरीश रंजन तिवारी ने कहा कि अलग राज्य की अवधारणा को लेकर जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो राज्य बनने के बाद पूरा नहीं हो पाया। श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने कहा कि जिन आंदोलनकारियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना, उनके योगदान भुलाया नहीं जा सकता। 1 सितंबर 1994 में पृथक राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर खटीमा में हुई गोली कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आज शहादत दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। शहीदों की 25वीं गोलीकांड की वर्षी मनाई गई। तल्लीताल स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि दी गई। 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का पहला नरसंहार मुलायम सिंह सरकार ने खटीमा में किया था। उसके बाद 2 सितंबर को मसूरी में हुआ था, 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में हुआ था और 3 अक्टूबर को यहाँ नैनीताल में हुआ था। तमाम घटनाएं हुई थी। करीब 42 लोगों ने शहादतें दी थी इस राज्य के लिए। और उत्तराखंड के देहरादून में एक हत्या का मामला सामने आया। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और इस हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की जांच में वह पकड़ी गई। रोज की कलह से परेशान होकर पत्नी ने अपने पति की गला घोंट कर हत्या कर दी। बाद में हत्या की इस वारदात को खुदकुशी दिखाने के मकसद से
शव को फंदे पर लटका दिया। हालांकि पत्नी अपने झूठ पर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई और उसने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। पूरा मामला देहरादून के गढ़ी कैंट थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल इस मामले में अपनी मां के गुनाह की सजा उसके दोनों मासूमों को भी भुगतनी पड़ रही है। आरोपी पत्नी के साथ पुलिस ने उसके 2 मासूम को भी जेल भेज दिया है। रामनगर के क्यारी खाम में तितली त्योहार का मंगलवार को आगाज हो गया। ये त्योहार तितलियों के संरक्षण के साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मनाया जा रहा है। कॉर्बेट लैंडस्केप में तितलियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं और इन तितलियों को यहाँ के स्टैक होल्डर्स अब व्यवसायी रूप से इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं। कोशिश है कि पर्यटक यहाँ तितलियों को देखने आए और तितलियों के बारे में ज्यादा जानकारी लें। तितली त्योहार को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी ऐतिहासिक बना दिया है। वह यहाँ से तितली गणना की शुरुआत करने जा रही है। ये गणना देश भर में 30 सितंबर तक चलेगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तितली त्योहार है। रामनगर में तितलियों का बाजार सजा है। और 5 माह के लंबे इंतजार के बाद 1 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध नैनी झील में बिना किसी औपचारिकता के नौकायन शुरू हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी एवं पालिका के अन्य लोग भी मल्लीताल बोट स्टैंड पहुंचे और नियमों का पालन करते हुए नौकायन सुनिश्चित किया गया। नौकायन शुरू होने से नौका मालिक और चालकों में खुशी की लहर है। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी जमकर नौकायन का आनंद लिया। मैं दिल्ली से आए हैं हम सब और इन्जॉय बहुत किया है। और एक तो लॉकडाउन के बाद हम सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, इसलिए हम नैनीताल आए क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी जगह कहीं नहीं मिल सकती। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बोटिंग तो इसमें और चांद लगा देते हैं, 4 चांद लगा दिया जाता है बोटिंग के। तो बोटिंग बहुत अच्छा लगा। बोटिंग में बच्चों का यही इंजॉयमेंट होता है। और नैनीताल के बीडी पांडे चिकित्सालय के सभागार में कोरोना नियंत्रण के सभी मानकों का पालन करते हुए संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी चिकित्सकों ने अपनी 4 सूत्रीय लंबित मांगों के संबंध में विचार विमर्श कर काला फीता लगाकर विरोध किया। विरोध कर रहे चिकित्सकों का कहना है कि हर महीने 1 दिन का वेतन काटने के शासन के फैसला वापस लिया जाए और अन्य प्रांतों की भांति उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने सभी पीजी अध्ययनरत चिकित्सकों को पूर्ण वेतन दिए जाने की घोषणा की थी, परंतु अभी तक उक्त घोषणा का पालन नहीं हुआ है और न ही कोई शासनादेश जारी हुआ है, जिसको लेकर डॉक्टरों का कहना है कि अगर 1 सप्ताह में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो उन्हें सामूहिक त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ एसोसिएशन देहरादून से 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक काला फीता बांधने का है। उसमें जो हमारी मांग है कि 1 दिन की जो वेतन कटौती हो रही है उसको बंद किया जाए। अदर प्रदेशों की अपेक्षा में हमको कुछ प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। और सितारगंज के बघोरा गांव में अभिभावकों ने निजी स्कूल के खिलाफ आंखों में पट्टी बांधकर विरोध किया। निजी स्कूल द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाने के खिलाफ नो स्टडी नो फीस का नारा बुलंद किया गया। अभिभावकों ने नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने आंखों में पट्टी बांधी और सरकार को जगाने का प्रयास किया। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से फीस का दबाव बना रहे हैं। सरकार अपनी आंखें खोलो।
हमारा ये अभिभावकों का आंदोलन नो स्टडी नो फीस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में, शहर में सभी जगह अभिभावक जो है कि ऑनलाइन शिक्षा के तहत जो है कि प्रबंधक लोग जो हमसे मोटी फीस वसूल रहे हैं, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। आज हम लोगों ने, आप ये देख रहे होंगे, आंखों पर पट्टी बांधकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जानबूझकर अभिभावकों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और जानबूझकर अपनी आंखों को बंद करे हुई है। आज हमारा ये आंखों पर पट्टी बांधकर जो है कि प्रदर्शन करने का ये संदेश था कि सरकार अपनी आंखें खोले। और बाजपुर में निजी स्कूल संचालकों की एक बैठक बाजपुर स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की गई। इसमें निजी स्कूल संचालकों ने प्रदेश सरकार से स्कूल प्रबंधकों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग की और साथ ही 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस को काला दिवस मनाने की घोषणा की। बैठक में स्कूल संचालकों ने अभिभावकों द्वारा ट्यूशन फीस न दिए जाने की बात कही। इस दौरान स्कूल संचालकों ने कहा कि अभिभावकों द्वारा स्कूल संचालकों पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो निराधार है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ट्यूशन फीस ले जाने की बात कही गई है, लेकिन अभिभावक ट्यूशन फीस न देकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जितना स्टाफ है उनको हम सैलरी दे रहे हैं, किसी भी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन अगर फीस नहीं आएगी तो हम मजबूर हो जा रहे हैं कि भी हम फीस उनकी आगे सैलरी भी देने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हमारी यही अपील है सभी अभिभावकों से भी और सरकार से भी कि किसी तरीके से ये स्कूल की फ़ीस दें। एकमात्र सिर्फ ट्यूशन फीस हम लोग मांग रहे हैं, हम कोई उनसे एनुअल चार्जेस नहीं मांग रहे, हम कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं मांग रहे, जबकि हमने सरकार से ये भी कहा था कि हमें ट्रांसपोर्ट फीस में भी कुछ पार्ट अलाउ कर। और बाजपुर में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बंद दुकानों का बिजली का बिल पूर्व की भांति आने से आक्रोशित लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विद्युत विभाग के एसडीओ को सौंपा। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में कई व्यापारियों की दुकानें लंबे समय तक बंद रही थीं, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा दुकानों के बाहर लगाए गए मीटर की रीडिंग लगातार बढ़ रही है। इससे दुकान बंद होने के साथ साथ विद्युत विभाग द्वारा दिए गए बिजली के बिल से लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर बाजपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन के नेतृत्व में व्यापारियों ने विद्युत बिल में रियायत दिए जाने की मांग की। बिल जमा नहीं करने के कारण ये इनका कनेक्शन काट दे रहे हैं। दूसरी चीज जैसे कि 3 माह दुकानें बंद रही लोगों की, उस बंद दुकानों का भी बिल उतना ही आ रहा जो पहले आता था। तीसरा कि लोगों की मीटर बहुत फास्ट भाग रहे हैं, उसको भी देखते हुए उनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए गरीब आदमी बहुत परेशान है। एक तो कोरोना महामारी से परेशान है, दूसरा जो विद्युत विभाग है जो लोगों की घरों की लाइट काट दे रहे हैं, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और ऋषिकेश की महापौर अनीता ममगई पर स्टैंप शुल्क की चोरी का आरोप लगाते हुए स्थानीय अधिवक्ता अमित वस्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि बीते कुछ दिनों पहले एक संपत्ति ऋषिकेश के उग्रसेन नगर में खरीदी गई, जिसमें महापौर अनीता ममगई ने बाजारी कीमत से कम कीमत दर्शाते हुए उक्त संपत्ति को विक्रेता से खरीदा है। यह संपत्ति 60,41,000 रुपए की दिखाई गई है, जबकि बाजार में लगभग संपत्ति की कीमत 2 करोड़ मानी जा रही है। अधिवक्ता का कहना है कि जब हमने इस मामले की जांच पड़ताल रजिस्ट्रार ऑफिस में की तो पता चला कि मामला स्टैंप चोरी से जुड़ा है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। जो कि 18 अगस्त को ये पत्र मेरे को प्राप्त हो चुका है, ऐसा जिसमें ये क्लियर कट लिखा गया है। अगर मैं आपको पत्र दिखाऊंगा तो उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि अविलंब इसकी आख्यानुसार कितने रुपए का स्टाम्प कम हुआ है वो और अर्थदंड के साथ अविलंब आख्या देहरादून अपर जिलाधिकारी पे प्रेषित की जाए। और आज 12 दिन से अधिक हो चुके हैं, अभी तक इस विषय में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। और बेरीनाग में कोरोना की जांच के लिए कैंप लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे ग्रामीण ने राहत की सांस ली। कैंप लगाकर लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि 2 टीमों के द्वारा सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। RT-PCR सैंपलिंग कर चुके हैं
इसके अलावा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जा रहे हैं लगातार। ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र दोनों जगह सैंपलिंग हो रही है। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता से यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएं और हॉस्पिटल आके भी टेस्ट करा सकते हैं। बाकी जो हमारे कैंप लग रहे हैं वहाँ भी आप लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा पे टेस्ट कराएं, जिससे कि पता चल सके कि कितना हमारा पेशेंट लोड है इस वक्त। और भगवान केदारनाथ की तर्ज पर ही तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर परिसर भी भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान से कटप्पा पत्थर मंगाया गया है। इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। कटप्पा पत्थर लगने के बाद श्रद्धालुओं को भी मंदिर भव्य नजर आएगा और क्षेत्र का तीर्थाटन बढ़ेगा। दरअसल 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम में आपदा के बाद से पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और मंदिर परिसर के चारों ओर कटप्पा पत्थर लगाए गए हैं, जिससे मंदिर की भव्यता दूर से ही नजर आ रही है। ऐसे में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के मंदिर परिसर में भी कटप्पा पत्थर लगाया जा रहा है। तुंगनाथ क्षेत्र के विकास के लिए 3 करोड़ 42 लाख रुपए से बुनियाद सुविधाओं के साथ ही मंदिर परिसर को सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने लास्ट वीक से कुछ दिन पहले तुंगनाथ में निरीक्षण किया था। जो पर्यटन विभाग के वहाँ पर कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों में क्योंकि ये शासन की तरफ से एक विशेष प्रोजेक्ट के रूप में पर्यटन विभाग का स्वीकृत हुआ है, तो तुंगनाथ परिसर में विभिन्न जो पब्लिक सुविधाओं के लिए, एमिनिटीज़ के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। वर्तमान में उसमें मंदिर के जो चारों तरफ सुरक्षा दीवार है, ड्रेनेज चैनल है, वहाँ पे जो टॉयलेट मंदिर परिसर के समीप बनाए जाने हैं। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी ब्रेक लग गया है। शहरी इलाकों में भले ही पढ़ाई ऑनलाइन हो रही हो, लेकिन पर्वतीय इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। नैनीताल जिले के ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ और बैताल घाट ब्लॉक के दर्जनों गांव में आज भी नेटवर्क की दिक्कत है। कई छात्र छात्राओं के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत होने से इन छात्रों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। किसी को पता होगा। मार्च अंतिम सप्ताह से स्कूल बंद है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ग्रुप बनाकर अपने घर से दूर जाना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। समझ में आ रहा है? उतना तो नहीं आ पा रहा है जितना स्कूल में टीचर समझाते थे। और कनेक्टिविटी ठीक रहती है? नहीं, कभी उतना नहीं चल पाता ठीक से। कौन सी क्लास में आप? मैं 12th में। और उत्तराखंड में गन्ना किसानों का शासन प्रशासन पर पिछले साल का गन्ना भुगतान शेष है, जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं। आज उत्तराखंड किसान कांग्रेस के आह्वान पर डोईवाला में किसान कांग्रेस डोईवाला ब्लॉक अध्यक्ष उमेद बोरा के नेतृत्व में तमाम किसानों ने अपने आवास पर ही शासन प्रशासन को जगाने के लिए सांकेतिक धरना दिया
और चीनी मिलों पर किसान के गन्ने का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग की। आज पूरे उत्तराखंड में किसान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम था। उसी के तहत आज हम लोगों ने भी अपने आवास पर किसान कांग्रेस डोईवाला उम्मीदवार और हमने भी उपवास के साथ धरना दिया है। और हमारी मांग है जैसा कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का मूल्य भुगतान है वो नहीं दिया गया। आज खास तौर पर हम इसे मांग करते हैं। और खटीमा के बानूसा गांव में 29 अगस्त को जमीनी विवाद में गोली लगने से घायल युवक की मौत हो गई। इस जमीनी विवाद में चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक घायल के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गोली मारने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्राम बानूसा में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों का विवाद हुआ था, जिसमें एक और चाचा है और दूसरे भतीजा है। तो इसी विवाद के दौरान चाचा द्वारा अपने भतीजे के ऊपर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया गया, जिसमें भतीजे के ऊपर गोली लगी और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत धनपुर क्षेत्र का अंतिम गांव चिनगवाड़ शीघ्र ही सड़क मार्ग से जुड़ेगा। इसके लिए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भूमि का शिलान्यास किया। तूना बोठा मोटर मार्ग से डांगसेरा चिनगवाड़ मोटर मार्ग का प्रथम चरण का निर्माण कार्य 5 करोड़ 96 लाख की लागत से PMGSY विभाग की ओर से किया जाएगा। और 10 किलोमीटर सड़क योजना का शिलान्यास करते हुए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सड़क के अभाव में ग्रामीण 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। देखिए, आज तुना खान मोटर मार्ग का 10 किलोमीटर लगभग और आज उसका शुभारंभ हुआ है और इसमें विधायक जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा है और भारत सरकार के द्वारा यह एक योजना अपने आप में यहाँ की जनता के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा और सुगम आगे गांव तक पहुँचने के लिए उन लोगों के लिए होगा। हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे। और बारिश और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग जनपद में अभी भी 20 से अधिकांश मोटर मार्ग बंद है। जनपद के सबसे दूरस्थ क्षेत्र पूर्वी बागर को जोड़ने वाला बक्सीर मोटर मार्ग विगत 1 माह से बंद पड़ा है। बारिश और भूस्खलन से बढ़ी परेशानियां। रुद्रप्रयाग में 20 से अधिक सड़कें बंद। छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग 1 महीने से बंद। 100 से ज्यादा गांव मोटर मार्ग बंद होने से प्रभावित। पानी के बहाव में फंस रहे वाहन। बारिश और भूस्खलन का रुद्रप्रयाग जनपद में बुरा असर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 20 से अधिक सड़कें बंद होने के कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पिछले 1 माह से जिला मुख्यालय से ही संपर्क कटा हुआ है। लिंक मोटर मार्गों के पर जगह जगह मलबा आया हुआ है। प्रशासन का ध्यान सिर्फ बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को ही सुचारू करने में है। ऐसे में जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मोटर मार्ग बंद होने की दिशा में जिले के 100 से अधिक गांवों के ग्रामीण पैदल आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पूर्वी बांगर क्षेत्र के छेनागाड़ बक्सरी मोटर मार्ग पर तेज बहाव में आया गदेरा बह रहा है और बीच में एक मैक्स वाहन फंस गया है। ये वाहन पानी के तेज बहाव और दलदल में फंसा हुआ है। मोटर मार्ग पर पुल न होने से मजबूरी में वाहन चालकों को सड़क पर बह रहे गदेरों के ऊपर ही जान जोखिम में डालकर वाहनों को ले जाना पड़ रहा है। लगभग 1 हफ्ते से बहुत ही तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही है पूरे जनपद में और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश के कारण ये हमारे जो मार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमारे बंद हैं और जो संपर्क मार्ग हैं वो बंद हैं, परंतु उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और अपने संगठन के माध्यम से विभाग संपर्क किया जा रहा है समस्त विभागों को, चाहे PMGSY हो, चाहे जो हमारी जो राज्य सेक्टर की सड़कें हैं उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग की सड़कें बंद पड़ी हैं। बंद पड़े लिंक मोटर मार्गों को खोलने का कार्य जारी है।
जगह जगह जेसीबी मशीन भिजवाई गई। मॉनसून सीजन को देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां भेजी गई और सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन भिजवाया गया, जिससे ग्रामीणों को कोई भी परेशानी न हो। जेसीबी स्थलों पर लगाए जाने के लिए निर्देश विभागों को दिए हैं। मुख्य रूप से संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी विभाग के द्वारा तैनात भी की गई है। एक जो रोड जो चुप्ता रोड है PMGSY का भीरी होते हुए ज़्यादा लंबे समय से यही रोड बाधित है। अदरवाइज अन्य जो छोटे लिंक मार्ग हैं उनको खोला जा रहा है। जैसे जैसे समय जो है बरसात बंद होती है उसको खोल दिया जाता है। भीरी वाले मोटर मार्ग में इसलिए PMGSY को थोड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो जेसीबी काम नहीं कर पा रही। बहरहाल उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।